क्या कवर करने वाले हैं। तो देखिए, व्यवसाय का परिचय हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने व्यवसाय का परिचय, अवधारणा, विशेषताएं, उद्देश्य कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमने व्यवसाय का वर्गीकरण स्टार्ट कर दिया है और इसमें जो उद्योग है इसे भी कंप्लीट कर लिया है हमने, और उद्योगों के प्रकार को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वाणिज्य पर और वाणिज्य के वर्गीकरण पर। तो जब हम बात करते हैं वाणिज्य पर, तो वाणिज्य के अंदर उसकी दो सहायक क्रियाएं भी होती हैं। वाणिज्य दो क्रियाओं से मिलकर बना होता है, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो जब इस पूरे टॉपिक को जब हम कवर करते हैं, तो ये पूरे टॉपिक को कवर करने में वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैं एक पार्ट इसमें कवर करूंगा और एक पार्ट और वीडियो का बनाऊंगा, जिसमें हम इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो मतलब ये जो वाणिज्य है और वाणिज्य का वर्गीकरण है, इस पर दो, और अगर आवश्यकता रही तो 3 वीडियो तक रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। सबसे पहले जो हमारी क्लास 1 थी उसका एक बार हम शॉर्ट में क्लास 1 और क्लास 2 का रिवीजन कर लेते हैं। और जो जो ये नोट्स है, इसमें कुछ और पॉइंट भी एड ऑन किए हैं, तो वो भी मैं आपको रिवीजन के साथ ही उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, व्यवसाय का परिचय में हमने क्या बात की थी, आप सभी को याद भी होगा। देखिए कि मनुष्य क्या होती है, मनुष्य की अनंत आवश्यकता, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसकी बहुत अधिक इच्छाएं होती है कि मैं अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लूँ। और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, कोई ना कोई काम करता है या कोई ना कोई सी एक्टिविटी करता है। तो ये जो एक्टिविटी होती है, जो क्रियाएं होती है, इसको हमने कितने भागों में वर्गीकृत किया है, 2 भागों में वर्गीकृत किया है। एक तो होता है आर्थिक क्रियाएं और एक होता है गैर आर्थिक क्रियाएं या अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं वो होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। ठीक है, क्लास नंबर 1 में सिलेबस को डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। क्लास 2 में हमने यही टॉपिक कवर करा था। क्लास 3 में हमने इसके आगे के पॉइंट को कवर किया था। तो आज हम अभी रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के बाद हमारी क्लास पे मूव हो जाएंगे। देखिए, आर्थिक क्रिया क्या होती है, जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, आर्थिक क्रिया में व्यक्ति क्या करता है, धन कमाने के उद्देश्य से कार्य करता है। तो एक व्यक्ति धन किस तरह से कमा सकता है, तो 3 कार्यों को करके वो धन को कमा सकता है। या तो आप कोई प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, किसी पेशे से जुड़े हुए हैं, जैसे एग्जांपल आप सीए सीएस हो या डॉक्टर हो या वकील हो, आप अपनी सेवाएं अपने क्लाइंट को देते हो और उसके बदले में आप फीस चार्ज करते हो। ठीक है, या तो आप किसी भी नौकरी में हो, नौकरी में क्या है, आप जाते हैं, आपका काम करते हैं, मंथ एंड पे आपको सैलरी मिल जाती है, ये नौकरी है आपकी। व्यवसाय आप जानते ही हैं। ये व्यवसाय क्या होता है कि भाई आप 2 प्रकार से बिजनेस हो सकते हैं, एक तो लार्ज स्केल पे होते हैं, एक स्मॉल स्केल पे होते हैं। जब लार्ज स्केल की बात करें तो जैसे रिलायंस आज काम कर रहा है, टाटा ग्रुप काम कर रहा है, तो वहीं छोटे अगर हम स्केल पे बात करें तो आज हमारे जो दूध विक्रेता होते हैं, सब्जी विक्रेता होते हैं या दुकानदार होते हैं, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये सभी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, तो ये सभी को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि व्यापार कैसी क्रिया है, तो व्यापार एक आर्थिक क्रिया है, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि व्यवसाय कैसी क्रिया है, तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। फिर गैर आर्थिक क्रिया या अनार्थिक क्रिया क्या होती है? अगर ये देखिए रिवीजन वीडियो इसलिए इसमें फास्ट है, अगर आपने क्लास 2 और क्लास 3 नहीं देखी हो तो पहले आप उसे वॉच कीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को वॉच कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ रिवीजन करा रहे हैं इसलिए थोड़ा स्पीड में रहेगा। गैर आर्थिक क्रिया या अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है? ये क्रिया व्यक्ति अपनी मन की शांति के लिए बोल सकते हैं, या अपनी खुशी के लिए, या अपनी सहानुभूति के लिए, या वो प्रेम वश होकर ये काम करता है। यहाँ उसको कोई लाभ नहीं होता है, कोई वो पैसे वगैरह या धन नहीं कमाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, तो ये क्या हो गया, इसमें उनको कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो आप सेवा के भाव से, आपके प्रेम वश होकर ये कार्य करते हैं। तो ये सभी क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि वो जो लिखा है उपयुक्त योग्यताएं कुछ कंपनियों पर लागू नहीं होती हैं, जिनका निर्माण कला, विज्ञान, धार्मिक, दान आदि उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और जो सदस्य होते हैं उनको लाभांश का भी भुगतान नहीं करती है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कंपनी अधिनियम 2013 धारा जो 8 थी, नॉन प्रॉफिट एट कंपनी की बात करता है वो, कि ऐसी कंपनियां जो कि सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होती हैं, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो ये भी याद आपको रखना है कि सेक्शन 8 कंपनी होती है, ठीक है, जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करती है।
तो इसलिए वो अपने जो लाभ कमाएगा ही नहीं, तो फिर लाभांश भी का भी पेमेंट नहीं करती, तो वो लाभांश का भी पेमेंट नहीं करती है। और इस तरह ये आपका टॉपिक जो व्यवसाय का परिचय है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो हम सेकंड आपका जो सिलेबस में कि व्यवसाय की अवधारणा उस पे आ जाते हैं। तो व्यवसाय की जो अवधारणा है, देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना कि व्यवसाय शब्द की व्युत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है। ठीक है, अतः व्यवसाय का अर्थ क्या है? व्यस्त रहना। ठीक है, तो अब व्यवसाय में क्या होता है? व्यवसाय के अंदर जो भी उत्पादक होता है या जो निर्माता होता है, वो वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं आदान प्रदान? ताकि वो लाभ कमा सकें। यही व्यवसाय की अवधारणा है कि लाभ कमाने के पर्पज से या लाभ लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करना, उत्पादन करना, विनिमय करना, वितरण करना, हस्तांतरण करना व्यवसाय है। और व्यवसाय शब्द की व्युत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है, जो बीजी वर्ड है उससे बना है बिजनेस। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। और व्यवसाय कैसी क्रिया है? वेद भी है, मानवीय भी है और आर्थिक क्रिया भी है। यह मैंने डिस्क्राइब आपको किया था उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। इस पे एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है। ठीक है, अब मानवीय क्रिया कैसी? व्यवसाय कौन संचालित करता है? मानव करता है, ना कि पशु पक्षी। और व्यवसाय में साहस की आवश्यकता हमेशा होती है। ठीक है, क्योंकि बिना साहस के बिजनेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिजनेस में लाभ के साथ साथ हानि होने की भी संभावना होती है। चाहे आप बड़ा बिजनेस करें या छोटा बिजनेस, दोनों में ही ये दो प्रायिकता होती है कि आपको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है? वही, आप धन कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो आर्थिक क्रिया है। और अगर आप बिजनेस धन कमाने के लिए कर रहे हैं तो ही वो बिजनेस कहा जाएगा। अगर आप धन कमाने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे तो फिर उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है व्यवसाय में, लाभ अर्जित करने के लिए ही व्यवसाय किया जाता है। अनिश्चित प्रतिफल, ये वही बात है कि आप जब बिजनेस करते हैं तो आपको अनेक प्रॉब्लम्स का, अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आपको यहाँ ये जो प्रतिफल होता है वो आपको क्या अनिश्चित होता है, मतलब लाभ होने के साथ साथ हानि होने की भी संभावना रहती है। तो इसलिए क्या है, बिजनेस करें तो क्या होता है? एक अनिश्चित प्रतिफल होता है। अब वस्तु और सेवाओं का कैसा लेन देन होना चाहिए? नियमित, मतलब आप जो भी बिजनेस करें वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। ये निरंतर प्रक्रिया है, मतलब व्यवसाय कैसा होना चाहिए? निरंतर चलते रहना चाहिए। अब मान लीजिए आप आज कोई टीवी लाए या आप गाड़ी लाए और अब आपने आज बेच दी। ठीक है, लेकिन आपने कल फिर या कभी नहीं बेची, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे। लेकिन आप फ्रिक्वेंटली या डेली बेसिस पे यही काम करते हैं कि आप टीवी लाते हो और बेचते हो और ये आपका रोजाना का काम है, तो फिर ये कहा जाएगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आप साल में या 10 साल में अपने घर की कोई टीवी है वो अब आप उसे बेच रहे हैं, तो उसे बिजनेस करना नहीं कहा जाता है। ठीक है, अब मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय कहा जाता है। ये जो भी वस्तुओं का विनिमय या जो विक्रय किया जाता है, हस्तांतरण किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? कि मानव की जो आवश्यकता है उसकी संतुष्टि के लिए ये कार्य किया जाता है। बात करते हैं पारस्परिक हित पर, यह भी मैंने आपको बता दिया था कि देखिए पारस्परिक हित का मतलब क्या होता है? कि जो भी आपसे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि इसमें ग्राहक और उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, तो दोनों का ही लाभ होना चाहिए। मतलब जहाँ व्यवसायी को लाभ होना चाहिए तो वहीं ग्राहक को अच्छी किस्म की, अच्छी गुणवत्ता की, कम से कम मूल्य में वस्तुएं उपलब्ध कराना, ताकि दोनों का ही लाभ हो, दोनों का ही कल्याण हो। यही पारस्परिक हित है। जोखिम की संभावना क्या है? बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ये हमेशा आपकी संभावना रहती है कि आपको किस तरह की जोखिम रहती है? कि आपके वहाँ हड़ताल हो जाए, आपके वहाँ चोरी हो जाए या फिर आपके वहाँ आग लग जाए, इस तरह की, या कोई और दुर्घटना हो जाए, तो इस तरह की जोखिम व्यवसाय में हमेशा होती है। वैधानिकता की भी मैंने बता दिया था। वैधानिकता का मतलब ये है कि भैया आप जिस भी देश में बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे जो भी लॉ है, जो भी रेगुलेशन है, उसका आपको पालन करना चाहिए, तो ही वो व्यवसाय कहलाएगा। जैसे भारत में ड्रग्स का व्यापार अवैध है, अब तो ये क्या होगा? ये अगर आप ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं मतलब आप अवैधानिक बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आप सब्जी बेच रहे हैं, आप दूध बेच रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, तो आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं? वैधानिक बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए? हमें वही व्यवसाय की वही क्रियाएं करना चाहिए जो वैधानिक है, जो लॉफुल है। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं। व्यवसाय के उद्देश्य, आपका जो आप सिलेबस देखेंगे तो देखिए 2 टॉपिक अभी हमने कवर कर लिया है। ये देखिए व्यवसाय का परिचय का भी रिवीजन करा दिया है, अवधारणा का भी रिवीजन करा दिया है आपको। ये रिवीजन के साथ साथ हम अभी वाणिज्य के वर्गीकरण पे भी मूव होंगे। ठीक है, व्यवसाय का परिचय, अवधारणा भी आपको कवर करा दी है रिवीजन में। डिटेल इसका वीडियो बना है, उसे अगर आपने नहीं देखा हो तो वो आप देखिएगा। और विशेषताएं भी कवर करा दी है। अब बात करते हैं उद्देश्य पे।
एक मिनट। उद्देश्य पे, तो उद्देश्य में क्या बताया था आपको मैंने कि हर बिजनेस का एक ही पर्पस होता है कि लाभ कमाना। लेकिन प्रोफेसर उर्विक राय हो या पीटर ड्रगर हो, दोनों ही क्या बात कहते हैं, दोनों ही एक बात कहते हैं कि भैया आप लाभ तो कमाइए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात ध्यान में रखिए कि समाज को भी, मतलब समाज की सेवा का उद्देश्य रखिए। पीटर ड्रगर भी यही बात कहते हैं कि आप है ना केवल समाज की, मतलब समाज की सेवा के बारे में सोचिए और उपभोक्ता की संतुष्टि के बारे में सोचिए। अगर आपने ये काम कर लिया उपभोक्ता की संतुष्टि का, तो आप लाभ तो अपने आप ही कमा लेंगे। ठीक है, तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, और क्या होता है कि समाज की सेवा करना। ये मुख्य उद्देश्य है। अब ये मैं पूरा पेरा पहले ही कवर करा चुका हूँ, ये रिवीजन क्लास अभी करा रहा हूँ ताकि आपको सारे पॉइंट एक बार और रिकॉल हो जाए। फिर हमने पढ़ा था कि व्यवसाय के उद्देश्य के अंदर आर्थिक और सामाजिक, तो आर्थिक में जहां बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लाभ अर्जित करना उद्देश्य होता है। ग्राहकों का सृजन, मतलब हर मतलब जो भी बिजनेस करता है वो यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब उसके साथ ग्राहक जुड़े ताकि उसकी सेल बढ़े, और सेल बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये उनके आर्थिक उद्देश्य है। भावी संवर्धन हेतु प्रावधान, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि भविष्य में हमारी जो भी कंपनी है या जो हमारा कारखाना है या जो उद्योग व्यापार हम कर रहे हैं उसको कैसे बढ़ाए, उसके लिए क्या क्या हमें मतलब इकोनॉमिकली डिसीजन लेना पड़ेंगे, वो सभी कार्य करना आपके आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं समाज की, तो समाज के प्रति हमारे दायित्व की बात हो जाती है यहाँ पर कि भाई समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है। तो समाज के प्रति जब हम दायित्व की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर देखिए उचित कीमत हमें दे पे, आपको जो भी हम वस्तु या सेवा दे रहे हैं वो उचित कीमत पर देनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की देना चाहिए। आपका जो भी कस्टमर के साथ या ग्राहक के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जो भी आपके निवेशक होते हैं, निवेशक मतलब जो भी, जैसे आपकी कंपनी है तो कंपनी में जो इक्विटी शेयर परचेस करते हैं या प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हैं तो उन पर एक रिटर्न दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है। तो वो उनको भी मतलब हर बार लाभांश दिया जाना या उसको उचित उनको क्या होना चाहिए, रिटर्न प्राप्त होना चाहिए। हमको समाज विरोधी कृत्यों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि हमें काला बाजारी या अवैधानिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये सभी उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो हम इसको रिवाइज का एक बार कर लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट ऐड हुए हैं जो कि जब क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 मैंने पढ़ाई थी, जब क्लास 2 इसमें पढ़ाई थी तो ये पॉइंट ऐड नहीं था, इनोवेशन वाला भी, तो ये ऐड कर दिया है। साथ ही साथ ये मार्केट पोजीशन वाला पॉइंट भी नया ऐड किया है। तो ये दोनों पे हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए, तो देखिए व्यवसाय के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। जब व्यवसाय के उद्देश्य की बात करें तो देखिए दो होते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आर्थिक उद्देश्य, तो देखिए ये भी आपको बता दिया, लाभ अर्जित करना। ठीक है, साथ ही साथ आपकी क्या होती है, ग्राहकों की संख्या बढ़ाना या बाजार में अपनी पहुंच बनाना। ये पॉइंट मैं कवर करा चुका हूँ, इसलिए फास्ट चल रही है थोड़ी सी, क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको। मेन टॉपिक पे आएंगे। अगेन हमने जैसे क्लास 2 और क्लास 3 पढ़ी थी, इसी तरह आज की भी हमारी क्लास चलेगी। भौतिक और वित्तीय संसाधनों का उचित प्रयोग। भौतिक संसाधन की जब हम बात कर लेते हैं तो जो भी, जैसे आपका ऑफिस है या जो आपकी मशीनरी है, ये आपके भौतिक संसाधन होते हैं, तो इनका हमको कैसे किस तरह प्रयोग करना चाहिए, उचित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उत्पादन की नई नई विधियों और नई तकनीकों को अपनाना चाहिए ताकि क्या हो, आपका प्रोडक्शन बढ़े। और आपको देखिए बाजार में क्या होता है, बाजार में बहुत अधिक कंपटीशन होता है, जैसे कि आप भी जानते हैं। तो हम बाजार में कैसे अपने आप को जीवित रख सके, कैसे मतलब आपका एग्जिस्टेंस बना रहे, इसके लिए आपको लगातार क्या करना चाहिए, विकास करते रहना चाहिए। ये भी एक व्यवसाय का एक आर्थिक उद्देश्य होता है। प्रबंधक की कार्य क्षमता विकसित करना, देखिए एक कंपनी होती है तो उसको जो मैनेजमेंट करने का पूरा काम होता है वो एक मैनेजर के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए प्रबंधक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। साथ ही साथ अगर आपने टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, तो एक मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसपे हम आगे जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर प्रबंध का निष्पादन और उसका विकास करना, ये भी एक उसका महत्वपूर्ण आर्थिक उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, आर्थिक उद्देश्य आप समझ रहे होंगे, आपको इतने पॉइंट में समझा के समझ में, जहाँ आर्थिक की बात हो या कंपनी की ग्रोथ से बात हो, वहाँ आर्थिक उद्देश्य में आ जाता है। लेकिन जहाँ समाज की बात हो, समाज के कल्याण की बात हो जाए, तो वहां पर सामाजिक उद्देश्य आ जाते हैं। तो अगर आपको कोई सा भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, तो आप, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आर्थिक उद्देश्य नहीं है, इस तरह से पूछा जाता है, तो आपको अपने आप ही उसमें वो सामाजिक वाले पॉइंट डालेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि भैया ये तो मैंने सामाजिक में पढ़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं नवाचार या नव प्रवर्तन में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो क्लास 2 और 3 थी वहां मैंने इसे डिस्कस नहीं किया था। जैसा कि आपको बताया है कि नोट्स अपडेट हो रहे हैं, और अपडेट होने के बाद क्लास रिकॉर्ड होती है और आपको मिलती है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम कई बार लग जाता है, लेकिन आप सिलेबस को लेकर
और क्लासेस को लेकर कोई चिंता ना करें, आपका सिलेबस टाइमली कवर हो जाएगा और अच्छे से कवर हो जाएगा, और आपको क्लासेस भी प्रॉपरली और रेगुलर जैसे आ रही हैं और आती रहेंगी, और अभी धीरे धीरे स्पीड और बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। और आपको नोट्स वगैरह भी सब प्रॉपरली मिल जाएंगे, और जो भी नोट्स में जहाँ जहाँ भी जो ऐड होना चाहिए वो सब भी हम ऐड कर रहे हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लेकर आए। हमारा भी यही उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको नोट करना है। नवाचार या नवप्रवर्तन, ये पहले नहीं पढ़ाया है, इसको हम डिस्कस करें। नवाचार या नवप्रवर्तन, इनोवेशन वर्ड आपको याद रखना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहीं कहीं जो टेक्निकल वर्ड होते हैं वहाँ इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कई बार वो ज़्यादा और कोई सा वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं कई बार। वैसे तो जो नवाचार या नवप्रवर्तन ही होता है, तो भी आप इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा याद कर लीजिए, टेक्निकल टर्म है और ये मोस्ट टाइम भी है, इस पे संभावना है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। नवाचार या नवप्रवर्तन क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो नवप्रवर्तन शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, और वो आपको ऑप्शन दे दे, फ्रेंच भाषा का शब्द, इटालियन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक करके आना है? लैटिन भाषा, ठीक है। कि जो नवाचार या नवप्रवर्तन है लैटिन शब्द इनोवेयर से हुआ है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है नया करने या नया बनाने से है, ठीक है। क्या होता है कि एक कंपनी है या कोई भी उद्योग है, कारखाना है, तो वो अगर कोई भी मतलब नया कोई आप थॉट लेकर आ रहे हो अपने बिजनेस में, कोई भी प्रकार जैसे आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन अब आप उसमें जैसे मान लीजिए आपकी एक छोटी सी दुकान थी, या जो भी आपकी मतलब आपकी किराना दुकान थी, अब वो आपको आप जाते हो उनके यहाँ से माल खरीदते हैं, ठीक है, और लेकर आ जाते हैं किराना दुकान से। लेकिन मान लीजिए जो भी आपके आसपास निकट किराने की दुकान हो, उन्होंने बिजनेस ऑनलाइन भी चालू कर लिया है, क्या उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन भी बिजनेस चालू करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक नया विचार आ गया, पहले इससे पहले नहीं था ये, लेकिन उनको नया विचार आया। क्या उनको लगा कि यार अपनी शॉप थोड़ी एक गली में है या छोटी जगह शॉप है, बड़ी सी खोलते हैं शॉप, या मॉल टाइप में पैटर्न में मॉल खोलते हैं। तो अब अगर आप कुछ भी नया कर रहे हैं व्यापार में, तो ये क्या हो जाता है, यही इनोवेशन हो जाता है। या जो आपकी मेथड चल रही पहले से, जो भी आपकी प्रोडक्शन मेथड थी या जो भी आपकी वर्किंग मेथड थी, आप अगर उसमें कुछ भी नया कर रहे हो या कुछ तरह से परिवर्तन कर रहे हो, कुछ भी नया परिवर्तन, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है नवाचार। तो इसकी कितनी विधियां हैं नवाचार को, ये पूरा आपको नोट करना है। नवाचार से तात्पर्य नए विचारों का समावेश है, जिस विधि से कार्य किया जाता है उसमें नवीनता लाने से है। नव प्रत्येक व्यवसाय में नव प्रवर्तन की दो विधियां हैं। नव प्रवर्तन होता है, जो इनोवेशन होता है तो किसमें होता है, या तो वो प्रोडक्ट में नव प्रवर्तन करते हैं या सेवा में नव प्रवर्तन किया जाता है, ठीक है। जो भी आपका उत्पाद बन रहे, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप कूलर बना रहे हो, आप कुर्सी बना रहे हो, ठीक है, या आप लैपटॉप बना रहे हो, तो इसमें आप कुछ भी नया कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनोवेशन हो जाएगा। अगर आप सर्विस सेवा देते हैं, जैसे आपकी होटल है उसके अंदर आप चाय बनाते हैं, अब आपने उसमें कॉफ़ी भी बोला कि अपन कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई नए प्रकार की कॉफ़ी इंट्रोड्यूस करते हैं, या कोई नई रेसिपी लॉन्च कर रहे हैं आप, तो सेवा, ठीक है। या बीमा में आप बीमा कंपनी और आप कोई नई सर्विसेज बीमा के लिए ला रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये इनोवेशन हो जाता है। और उसकी दूसरी विधि क्या है कि उनकी पूर्ति में निपुणता है व सक्रियता में नव प्रवर्तन लाना, मतलब कैसे परफेक्ट हो जाए, कैसे वो अच्छी तरह कार्य करे, ठीक है। तो ये उसकी दो विधियां, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें मोस्ट आईएमपी है, इस पे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको वेरी आईएमपी मार्क करना आप, ठीक है। ये बार बार बोलते हैं आपको वेरी आईएमपी, क्योंकि जहाँ क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती है वो आपको पता रहे। चलिए, कोई भी व्यवसाय आधुनिक प्रतियोगिता के युग में बिना नवप्रवर्तन के फल फूल नहीं सकता। मतलब आपका जैसा बिजनेस है आप वैसा ही चलाए, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करें, कुछ भी उसमें नया नहीं करें, तो आज के इस प्रतियोगी युग में आप बाजार में नहीं टिक पाएंगे। इसलिए नवप्रवर्तन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा कि हर बिजनेस क्या करते रहा है, नई नई चीजें एड ऑन करते जा रहा है। जैसे अमेजन है, तो अमेजन स्टार्टिंग में उसने केवल बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर वो अमेजन प्राइम भी लेकर आ रहा है, वो नई नई चीजें लेकर आ रहा है। क्यों लेकर आ रहा है, इनोवेशन कर रहा है, ताकि वो मार्केट में बना रहे, कॉम्पीट कर सके। चलिए, बाजार स्थिति, ये पॉइंट भी मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया था, इस पे भी, इसे भी सबसे पहले तो वेरी आईएमपी मार्क कर लेना, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बाजार स्थिति, मार्केट पोजीशन, तो ये क्या होती है, इसको भी आपको नोट करना है। देखिए, आप अगर जो भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपके जो भी कॉम्पिटिटर होते हैं, जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो आप उनके सामने कैसे, उनके उनके सामने आपकी क्या पोजीशन है, ठीक है।
ये बात करता है मार्केट पोजीशन। इसको हम एक पहले उदाहरण से समझते फिर पढ़ेंगे। जैसे कि मान लेते हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीटीईटी वर्ग 1 की। अब मान लेते हैं आपकी क्लास में अभी जो जैसे मान लेते हैं 100 स्टूडेंट है। अब 100 स्टूडेंट का टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो अब आपकी पोजीशन क्या है, आप पहले नंबर पे हैं या 100वें नंबर पे या 10वें नंबर पे हैं, ठीक है। तो ये आपको यही होती है मार्केट पोजीशन की। एक आपको जो भी मार्केट है वहां पर एक प्रतियोगी मार्केट होता है, कंपटीशन होता है मार्केट में। तो आपकी पोजीशन कैसी है, जो भी मतलब दूसरे कॉम्पिटिटर है उनसे, उनके सामने आपका वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या वो जो भी आपके ग्राहक है उनको संतुष्ट कर रहा है। क्योंकि अगर ग्राहक संतुष्ट होएगा तो ही तो आपकी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो ही प्रॉफिट होगा। तो आप उनके सामने मतलब टिक पा रहे हैं या नहीं टिक पा रहे। मान लेते हैं मार्केट में आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, लेकिन आपका प्रोडक्ट दरकिनार कर दिया जाता है, मतलब ग्राहक परचेस ही नहीं करता है। तो क्या होगा, आपकी स्थिति कैसी होगी, आपकी स्थिति कमजोर होगी। लेकिन आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा और वो मार्केट में बिल्कुल मतलब आपका ही प्रोडक्ट चल रहा है और किसी का प्रोडक्ट ही नहीं चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने कोई बुक लॉन्च करी, जैसे कॉमर्स की हमने बुक लॉन्च करी। अब मार्केट में कॉमर्स की हर स्टूडेंट केवल हमारी बुक ही परचेज कर रहा है। तो क्या हो गई, हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो गई। लेकिन तो ये क्या हो जाएगी, हम मार्केट में कैसे हो जाएंगे, स्ट्रांग प्लेयर हो जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं हमने बुक लॉन्च करी और कोई नहीं खरीदा है, तो हमारी पोजीशन कैसी हो जाएगी, हमारी पोजीशन कमजोर हो जाएगी। तो ये मार्केट पोजीशन का मतलब समझ रहे हैं आप। जैसे कि आपने टेस्ट दिया और आपके 100 में से आपके 10 नंबर है, लेकिन किसी के 100 में से 90 है। तो जिसके 100 में से 90 नंबर है उसकी पोजीशन कैसी है, मजबूत है। लेकिन आपके नंबर 10 है तो आपकी मार्केट पोजीशन कैसी है, कमजोर। तो यही है मार्केट पोजीशन। इसको वेरी एमपी मार्क करना है। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका उदाहरण है। और फिर आपको वो 3 से 4 ऑप्शन देगा और उसके अंदर बाजार स्थिति लिखा रहेगा, मार्केट पोजीशन इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो आपको इसे टिक करना है, ठीक है। बाजार स्थिति से तात्पर्य एक उद्यम की उसके प्रतियोगियों से संबंधित अवस्था से। प्रतियोगी मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं उनके उससे संबंधित आपकी कैसी मतलब अवस्था है, किस स्टेज में है आप। एक उद्यम को अपने उपभोक्ताओं को प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करवाने। अब प्रतियोगी उत्पाद क्या होते हैं इस पे भी हम बात करेंगे। उपलब्ध करवाने तथा उन्हें संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहना चाहिए। मतलब आपको जो आप प्रोडक्ट जो भी आप डेवलप कर रहे हैं, आपका ये प्रतियोगी उत्पाद क्या होता है इस पे बात कर लेते हैं। इसको आपको पूरा नोट कर लेना है। 1 मिनट, इसे नोट कर लीजिए आप पूरा, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट नोट्स नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ कि जो जॉब में है, वर्किंग में है, कुछ ऐसे हाउस वाइफ्स हैं जिनके छोटे छोटे बेबी हैं, वो नोट्स नहीं बना पाए, तो कोई बात नहीं। आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसका पूरा एक कंप्लीट पीडीएफ दिया जाएगा पूरा एक साथ, और आप उसे मार्केट में जाके उसका एक साथ प्रिंट आउट ले लेना। और अगर आपके आसपास ही शॉप हो तो आप ये जो रोज आपको क्लास बाय क्लास भेजे जाते हैं पीडीएफ, आप उसका प्रिंट आउट निकला सकते हैं। तो आप उसी के अंदर इसे एक मार्कर ले लेना और इसे मार्क से कर लेना, ठीक है। तो प्रतियोगी उत्पाद का मतलब ये होता है कि जो आपका उत्पाद है वो कैसा है, मतलब उसकी दूसरों की तुलना में जो भी आपके मतलब कॉम्पिटिटर उसकी, तो जैसे मान लो रिनॉल्ड ले लेते हैं हम, रिनॉल्ड पेन बनाती है और सेलो भी पेन बनाती है। अब दोनों ने एक 10-10 रुपए का पेन लॉन्च करा, ठीक है। तो सेलो के पेन पेन ज्यादा अच्छा, मान लेते हैं हम सेलो का पेन ज्यादा अच्छा चल रहा है। से उसकी ग्रिप अच्छी मतलब अच्छी पकड़ाई में आता है, उसकी जो रिफिल है वो लंबे समय तक चलती है, वो पेन की मजबूती है, ठीक है, पेन गिरने पे भी नहीं टूटता है। उसकी जो रिफिल है, मान लेते हैं रिनोल्ड की रिफिल 5 रुपए की आती है तो सेलो की रिफिल 3 रुपए की आती है, ठीक है। और वो जो पेन का वेट है वो भी कम है। तो ये क्या हो जाता है, जो आपका उत्पाद है, जो आपके कॉम्पिटिटर है उससे आपका उत्पाद बेहतर है। और इससे क्या हो रहा है, ग्राहक सेटिस्फाइड हो रहा है। इससे आप क्या हो रहे हैं, आप आपके पैरों पे मजबूती से खड़े रह पा रहे हैं। यही बात कहता है, एक उद्यम को अपने उपभोक्ताओं को प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध कराने, मतलब कैसा पेन आपको देना है, वो सेलो वाला अच्छा पेन देना है। और उन्हें संतुष्ट रखने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहना चाहिए। तब आप अगर ऐसा करेंगे तो आप मजबूती से अपने पैरों पे खड़े रहेंगे। तो आपको मेरे हिसाब से पूरी तरह मार्केट पोजीशन समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में भी कुछ पॉइंट एड ऑन हुए हैं, इसलिए यहाँ हम धीरे पढ़ रहे हैं। सामाजिक उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए, सामाजिक उद्देश्य जो समाज की भलाई के लिए मतलब एक व्यवसाय क्या काम करे, वही सामाजिक उद्देश्य में आ जाते हैं, ठीक है। एक छोटी मतलब आपको अगर भाषाओं की सर आर्थिक उद्देश्य में क्या पॉइंट हो, जो मतलब ऐसे जो कंपनी की फाइनेंस पे देखें, फाइनेंस पे बात करता हूँ वो आर्थिक में आ जाए। जैसे मार्केट पोजीशन अगर आपकी बिगड़ी, मतलब आपकी सेल कम हुई तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हुआ तो आप मजबूती से नहीं खड़े रह पाएंगे, मतलब आपकी पोजीशन डाउन हुई, फाइनेंशियली पोजीशन आप क्या हो जाएंगे, आपकी फाइनेंशियल आप वीक हो जाएंगे। तो ये फाइनेंशियल किस में आता है, इकोनॉमी में।
ठीक है, तो पूरा इस तरह से लिंकेज है। ठीक है, तो जो आर्थिक में वो पॉइंट आते हैं जो मतलब व्यापार के प्रॉफिट पे इम्पेक्ट करे। मान लो आपका जो प्रबंधक है वो एक आलसी व्यक्ति है, वो किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं करता है, ज़्यादा मतलब मैनेजमेंट ढंग से उसका अच्छा नहीं है, जो रॉ मटेरियल होता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, अच्छी आप सर्विसेज नहीं दे पा रहे, तो ये क्या होगा, ये सब की सब एक्टिविटी आपकी किस में आ जाती है, आर्थिक में आ जाएंगी। क्या होगा इससे, इससे आपकी सेल कम हो जाएगी, सेल कम हो जाएगा अगेन आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, आपको वो काम करना है जिससे आपकी सेल बढ़े, आपकी मार्केट में पहुंच बढ़े। यही तो, इसलिए तो संसाधन का उचित प्रयोग कीजिए। अब जैसे आप, आपकी मशीन है, आप मशीन को अच्छे से नहीं चला रहे, अब मशीन खराब हो गई, मशीन खराब हो गई तो आपको नई मशीन खरीदना पड़ेगी। मान लो आपने पहले मशीन 1 करोड़ में खरीदी थी, अब आपको वापस 1 करोड़ रुपए लगाना पड़ेंगे, तो क्या होगा, ये आपका आर्थिक उद्देश्य है कि भाई, इसलिए तो कहते हैं कि संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करो, इसलिए भौतिक और वित्तीय संसाधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए। तो आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि आर्थिक में कौन से पॉइंट आएंगे, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कभी, और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी ऐसे पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक उद्देश्य नहीं है। तो आप ये इसको तभी फाइंड आउट कर पाते हैं जब आपको ये पता हो कि आर्थिक आखिर किस चीज के बारे में बात करता है। तो फाइनेंस से रिलेटेड बात करता है। अगर आप अब ये इसे समझते, जैसे नवाचार को, अगर आप मान लीजिए नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो क्या होगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको फिर प्रॉफिट होगा, और आपका आर्थिक उद्देश्य ही है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं सामाजिक उद्देश्य पे। सामाजिक उद्देश्य में क्या आते हैं, जो समाज की भलाई के लिए काम करना है समाज में। अब जैसे जो भी आपके साथ जुड़ा है, चाहे वो एक कर्मचारी आपके साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे फिर जो आपका सप्लायर हो, चाहे आपका क्रेडिटर हो, वो सब हो, वो सभी की भलाई के लिए काम करना, चाहे उसमें फिर सरकार भी हो, मतलब सरकार को भी, जो भी एक कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसका ये भी दायित्व है कि वो जो भी उसके टैक्सेस बन रहे हैं उनका टैक्स का ईमानदारी से पे करे, क्योंकि वो जब टैक्स का पेमेंट करेगी तभी तो जो आज सरकार हमें सर्विसेज देती है, जिस जिस तरह सरकार की योजना चल रही है, कल्याणकारी चाहे योजना हो फिर, या फिर सरकार जो अवसंरचनात्मक बजट और जो आपको हर बार रिलीज करती है, चाहे फिर वो शिक्षा पे बजट हो, चाहे कृषि पे बजट हो, ये पैसा कहाँ से आता है, जो लोग हम जो टैक्स पे करते हैं, जो भी कंपनी हो चाहे हम इंडिविजुअल हो, जो हम टैक्स पे करते हैं, इसके थ्रू सरकार के पास पैसा जाता है, और सरकार जो कुछ टैक्सेस लगाती, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स लगाए या इनडायरेक्ट लगा, इसके थ्रू सरकार के पास पैसा आता है और सरकार खर्च करती है। तो यही बात कही है सामाजिक उत्तरदायित्व में, कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम व्यवसायी हुए, तो हमारा यह दायित्व है कि हम सरकार की भी भलाई में काम करें, मतलब जो टैक्स हमारा बन रहा है उसका हम ईमानदारी से टैक्स का पेमेंट करें। तो यही आपका सामाजिक उत्तरदायित्व हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी डिटेल को। देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व, अब दास गुप्ता ने कहा, क्या कहा है, ये पॉइंट 8 किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इसे आप मार्क कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट में दोनों, एक तो मार्केट पोजीशन इनोवेशन भी आईएमपी है आपका, और आपका ये सामाजिक उत्तरदायित्व भी आईएमपी है। ठीक है, दास गुप्ता के अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व का क्षेत्र कुशलता पूर्वक व्यवसाय का संचालन करके, कैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, कुशलता पूर्वक लाभ अर्जित करना एवं कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, समुदाय, सरकार के प्रति दायित्वों का निर्वाह करने से है। मतलब आपको प्रॉफिट तो कमाना है, आप अच्छे से बिजनेस कीजिए, प्रॉफिट भी कमाइए, लेकिन आपसे जुड़े जो भी लोग हैं, आपसे जुड़े, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे आपका ग्राहक हो, उपभोक्ता हो, जो भी समाज है, जो कम्युनिटी है, और जो सरकार है, सबके प्रति जो भी हमारे दायित्व बनते हैं, जैसे कि कर्मचारियों को टाइमली उनकी जो सैलरी है वो पे करना, उनको और एडिशनल बेनिफिट देना, जैसे मेडिकल फैसिलिटी देना, उनको लंच फैसिलिटी देना, उनको प्रॉपर हॉलीडेज देना, ठीक है, उनको बोनस देना, ये भी मतलब एक दायित्व है कंपनी का। क्योंकि देखिए, उसे छुट्टी मिलेगी, वो आराम करेगा, उस तो क्या होगा, वो और अच्छी आपको मतलब और अच्छा जब आएगा कंपनी में, तो और अच्छी तरह से काम कर पाएगा। लेकिन अगर मान लो एक कर्मचारी थका हुआ है, तो वो कैसे अच्छे से काम कर पाएगा, और धीरे धीरे उसकी हेल्थ भी गिर जाएगी। तो इसलिए कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, समुदाय तथा सरकार के प्रति दायित्वों का निर्वाह करना। ठीक है, अतः एक व्यावसायिक उपक्रम को विभिन्न व्यक्तियों, मतलब जो भी व्यक्तियों और समुदाय के हित में काम करना चाहिए, ताकि क्या हो, जितने भी हितधारक हैं वो लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो सामाजिक उत्तरदायित्व तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हितधारक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे भी क्वेश्चन केवल पूछा जा सकता है कि हितधारक क्या होते हैं, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, हितधारक स्टेक होल्डर होता है, इसको मैं इसलिए ही मार्क करवा दे रहा हूँ, जो भी प्रिंट आउट ले तो प्रिंट आउट में आप मार्क कर लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसे आप नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिए हितधारकों से क्या तात्पर्य है, और जो कुछ भी आपको रिलेवेंट लगे कि यार ये भी मुझे याद रखने के लिए नोट करना है, तो आप नोट कर सकते हैं। हितधारकों से क्या तात्पर्य, हितधारक में कौन आ जाते हैं, स्टेक होल्डर, मतलब वे लोग जो कंपनी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हों। जैसे कंपनी से कौन जुड़ा होता है,
सबसे पहले तो देखिए उसका कर्मचारी जुड़ा होता है, फिर उपभोक्ता जिसको वो माल मतलब जब माल निर्मित हो जाता है तो उसके बाद उपभोक्ता को बेचा जाता है, पूरा के पूरा समाज जुड़ा होता है, सरकारें जुड़ी होती है, क्रेडिटर जुड़े होते हैं, डेटर से जुड़े होते हैं, आपके जो देनदार होते हैं, आपके जो लेनदार होते हैं, ये सब जुड़े होते हैं, इन्हें ही स्टेक होल्डर कहा जाता है। मतलब जो भी कंपनी से जुड़े हुए व्यक्ति है सबकी भलाई के लिए काम करना, ये ही स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर कर्मचारी, समुदाय, सरकार, उपभोक्ता, ये सभी होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। चलिए, तो इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व में ये इंपॉर्टेंट मार्क है करना है, ये पूरा पूरा सामाजिक उत्तरदायित्व इंपॉर्टेंट है। इसमें CSR का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, और जब हम मैनेजमेंट का चैप्टर 7 पढ़ेंगे तो वहाँ इस पे और डिटेल में बात करेंगे। केवल जो हमारा पूरा के पूरा वीडियो होगा वो CSR पर ही होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका लिखा है कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व, तो वहाँ हम इस पर डिटेल में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक उत्तरदायित्व आता है तो मैंने सोचा आपको यहाँ भी बता दूँ, ताकि आपको अभी से ही अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है ये बनता है कि CSR का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी मीडियम वालों बच्चों को भी इंग्लिश में याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार इंग्लिश में पकड़ पाना है, इस तरह के फुल फॉर्म को इंग्लिश में पकड़ना ज़्यादा आसान होता है और याद रखना भी ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ भी फुल फॉर्म होंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश में ही याद करेंगे। ठीक है, ये तो इसका हिंदी में वो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं लिखा ताकि आपको जो याद रखना वो इंग्लिश में रखिए, क्योंकि इंग्लिश में एक ही फॉर्म चलेगा। जब CSR का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो यही आपका इंग्लिश वर्जन में यही लिखा होगा, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी में आप नोट कर लीजिए, अगर फिर भी आपको नोट करना है तो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में बताया गया है। और ये क्या है, ये भी एक मैनेजमेंट की एक अवधारणा है, CSR मैंने प्रबंधन की एक अवधारणा है। ठीक है, तो CSR क्या है, फुल फॉर्म आपसे पूछा, यहीं याद कर लीजिए। का देखिए, मेरा यही पर्पस है, जो भी मतलब आपको जहाँ समझाना है वहाँ मैं अच्छे से समझा दूँ, ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। और जो चीज़ याद कराने की मैं आपको बार बार, ये इसीलिए आज मतलब रिवीजन, मतलब आपको मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ और जो पॉइंट नए ऐड हुए हैं वो भी पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको पूरा मैनेजमेंट आपकी जीवन पे हो, पूरा आपको याद हो। ठीक है, तो CSR का फुल फॉर्म क्या है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में उल्लेखित है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि CSR का वर्णन कहाँ किया गया है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में किया गया, और ये एक प्रबंध की एक अवधारणा है। CSR फुल फॉर्म पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो अब CSR क्या है, देखिए, तो ये अधिनियम की धारा जो अगर हम देखें, CSR का पर्पस क्या है, क्यों लेकर आए इसे कंपनी अधिनियम की धारा 135 में। जो कंपनी अधिनियम 1956 था उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में, जिसमें आया था CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक कंपनी, इसमें ये जो इसके पीछे लाने का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कंपनी सब कुछ कहाँ से कमाती है, समाज से कमाती है। ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट सेल करती है और समाज से ही प्रॉफिट अर्जित करती है, तो उसका ये समाज के प्रति ये दायित्व बनता है। किसके प्रति, समाज के प्रति, इसीलिए लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट, कारपोरेट मतलब जो कंपनियां हैं, ठीक है, इनकी समाज के प्रति दायित्व। क्या दायित्व, कि भैया आप समाज से ही तो सब कुछ कमा रहे हो, और जब आप समाज से ही सब कुछ कमा रहे हो तो कुछ लौटाना भी तो है आपको। तो समाज को लौटाना, क्या लौटाना, एक एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज। वो प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज क्या है, 2%। पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ। देखिए, इसको जब हम उस चैप्टर 7 पढ़ेंगे वहां तो और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके और क्राइटेरिया को भी पढ़ेंगे। इसकी नेटवर्थ का जब ये 2% लिया जाता है, किस कंपनी पे CSR अप्लाई होता है वहां मैं बताऊंगा आपको। कि नेटवर्थ जिनकी 50 करोड़ से ज्यादा हो, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, कितनी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो, जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा, उन सभी पर CSR अप्लीकेबल हो जाता है। CSR, और फिर आपका, अब अगर CSR एप्लीकेबल हो गया, मतलब सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो गया, तो आपको जो भी पिछले लास्ट 3 ईयर के जो भी शुद्ध लाभ हो, नेट प्रॉफिट, पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ का औसत, तो आपको 2% CSR एक्टिविटी पे खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2% आपसे पूछा जा सकता है कि एक कंपनी को CSR का कितने प्रतिशत खर्च करना होता है। उसमें आपको ऑप्शन होगा 1, 2, 3 और 4। तो आप किसको टिक करेंगे, 2 को टिक करेंगे। ठीक है, तो आखिर इसकी CSR गतिविधियों में को कहाँ डिफाइन किया गया, तो इसको CSR की जो एक्टिविटी है इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा
अधिनियम 2013 की जो धारा 135 में तो आपको बता दिया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि ये काम एक कंपनी कर सकती है, उसका जो 2% खर्च करेगी वो कहाँ कहाँ कर सकती है खर्च, तो यहाँ ये कर सकती है। तो इसका वर्णन कहाँ, ये जो लिखे हैं गरीबी, शिक्षा, ये इसका कहाँ मतलब वर्णन है, तो इसका जो वर्णन है जो कंपनी अधिनियम 2013 का शेड्यूल 7 है उसमें है। ठीक है, जब आप शेड्यूल 7 देखेंगे तो उसमें मिलता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा डीप क्वेश्चन है, मतलब वो चलते हैं ना एडवांस लेवल के, तो ये एडवांस लेवल है। सीएसआर का फुल फॉर्म नॉर्मल है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर आपसे उसका सेक्शन पूछ लिया जाए या आपसे उसका शेड्यूल पूछ लिया जाए या आपसे सीएसआर का परसेंटेज पूछ लिया जाए तो ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है कि जिस तरह से पेपर एडवांस पे शिफ्ट हो रहा है तो हमें सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं शेड्यूल 7 पर। तो शेड्यूल 7 में किसकी बात करते हैं, अगर एक कंपनी है उस पर सीएसआर अप्लीकेबल हो रहा है, सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो रहा है, तो अब उसको 2% खर्चा करना पड़ेगा। तो कहाँ खर्चा करेगी आखिर वो, तो देखिए वो काम कर सकती है समाज में गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य कर सकती है, गरीबी का उन्मूलन के लिए या भूख का उन्मूलन के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, लिंग समानता के लिए, नारी के सशक्तिकरण के लिए अपना पैसा खर्चा कर सकती है। ये जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, HIV, शॉर्ट में लिख लेना HIV। ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसे एड्स कहते हैं। तो HIV एड्स, ठीक है, एक मिनट लिख देता हूँ, HIV एड्स ये इसका फुल फॉर्म है, AIDS। ठीक है, HIV एड्स, तो देखिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और अन्य बीमारी से लड़ने के लिए भी वो जो उसका 2% है वो खर्चा कर सकती है। और इस पे जब हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। पर्यावरण का संतुलन सुनिश्चित करने के लिए वो उसका 2% का खर्चा कर सकती है, या जो जो भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कोष गठित किया जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत के लिए अगर कोई सा कोष केंद्र सरकार या राज्य सरकार बनाती है, ठीक है, तो उस पे भी ये जो सीएसआर है कंपनी को खर्चा करना होता है 2% का प्रति वर्ष। तो वो चाहे तो यहाँ भी खर्चा कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट ने लिफ्ट जारी कर दी कि भैया आपको 2% जो खर्चा करना है। तो उन्होंने पूछा आखिर हमको आपने ये तो बता दिया, सेक्शन में बता दिया था कि भैया आपको खर्चा करना है 2%, तो फिर कंपनी ने पूछा ये तो बताइए कहाँ खर्चा करना है, तो फिर सरकार ने शेड्यूल 7 में लिफ्ट जारी करी कि आप यहाँ यहाँ खर्चा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कंपनियां खर्चा कर सकती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट जब आपने क्लास 2 देखी होगी तो उसमें नहीं थे, इसलिए मैंने इनको बहुत अच्छे से समझा दिया है। एक तो इनोवेशन, एक मार्केट पोजीशन और एक सीएसआर, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब बाकी रिमेनिंग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए ये भी है कि उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना है, समाज को हमको कैसे देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देना चाहिए। अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसे काला बाजारी, मिलावट या दुष्प्रचार, मतलब आप जो बोल रहे हैं वैसा आपका प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ये दुष्प्रचार करना। ये और जो कर्मचारी के हित में काम करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्मचारी वगैरह के लिए उसके बेनिफिट्स की चीज़ें अवेलेबल उसे कराना, क्योंकि कर्मचारी भी समाज का ही अंग होता है, तो इसीलिए तो ये कर्मचारी आएगा। अब तो आपको लगेगा फिर स्पीड बढ़ गई, क्योंकि क्लास 2 में पढ़ा चुका हूँ। रोजगार के अवसरों का सृजन करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाना। ठीक है, तो ये जो हमारी अब ये जो आज की क्लास थी इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट एड ऑन किए थे वो भी आपको बता दिए, और जो डिटेल में इसका डिस्कशन हुआ था तो क्लास 2 जरूर देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखे तो पहले क्लास 2 देख लेना, फिर 3 देखना, फिर क्लास ये 4th है तो इसे देखना। ठीक है, चलिए आगे का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज का जो मेन टॉपिक है उस पर भी आना है हमें। व्यवसाय का वर्गीकरण, ये आपका सिलेबस में ऐसा कैसा ही मेंशन है, तो उस पर बात कर लेते हैं कि व्यवसाय का वर्गीकरण क्या है। तो व्यवसाय के वर्गीकरण की बात करते हैं तो उद्योग होता है, ये हमने पूरा कवर है, उद्योग वाणिज्य और पेशा, उद्योग वाणिज्य और पेशा। तो हम उद्योग पे बात कर चुके थे, जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो वाणिज्य से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो उद्योग क्या होता है, उद्योग से तात्पर्य मैंने आपको बताया था, उद्योग से तात्पर्य वस्तुओं के उत्पादन से है। क्लास नंबर 3 में हमने इसको डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो उद्योग से तात्पर्य वस्तुओं के उत्पादन से है। ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन करना उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी आपको प्रगति से, अगर प्रगति से कोई भी चीज़ या संसाधन आपको प्राप्त हो रहे हैं तो उसको निर्मित माल में बदलना या उसे विक्रय योग्य स्थिति में लाना।
ठीक है। आप जो भी मतलब आपको प्रकृति से कोई प्रोडक्ट कुछ भी प्राप्त हुआ, कोई खनिज प्राप्त हुआ हो, तुम जैसे अब उसके आप रूप में, संरचना में, बनावट में परिवर्तन कर रहे हैं। ये परिवर्तन क्यों किया जाता है? ताकि वो वस्तु मनुष्य के लिए क्या हो जाए, उपयोगी बन जाए। ठीक है। उद्योग क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है, उत्पादन करने के बाद उसके जो भी उसका रूप, रंग, संरचना, बनावट उसमें परिवर्तन करता है। तो ये क्यों करता है ये परिवर्तन? ताकि हमारे लिए जो मनुष्य है उसके लिए वो वस्तु को उपयोगी बनाई जा सके। ठीक है। ये होता है उद्योग। ठीक है, बाकी हम पढ़ चुके हैं। बाकी उद्योग की विशेषताएं भी मैं आपको कवर करा दी थी। ये उत्पादन करना, उत्पादन किया जाता है उद्योग के अंदर, जैसे कि भूगर्भ से अगर कोई भी खनिज निकाला जाता है, जैसे लोहा निकाला गया, तो उससे फिर क्या करना है, इस्पात का निर्माण करना भी उद्योग है। इस्पात से भारी मशीनों का निर्माण करना भी उद्योग है। तो ये सभी उद्योग है। उद्योग के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट मैंने तब भी मार्क कराया था कि उद्योग से तात्पर्य वस्तुओं के उत्पादन से है। क्योंकि जब आप सब पढ़ लेंगे ना, जैसे कि वर्गीकरण उद्योग, वाणिज्य और पेशा, तो फिर कंफ्यूजन होता है कि सर उद्योग क्या है, वाणिज्य क्या है। तो उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है। जो भी प्रगति से प्राप्त आपको वस्तुएं होती है, उसकी रूप, संरचना, रंग, बनावट, गुण, उसमें परिवर्तन करना। ये परिवर्तन कैसे होते हैं? आपके फॉर्म यूटिलिटी में होते हैं, मतलब उसको बहुत अधिक उपयोगी बनाया जाता है ताकि वो मनुष्य उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके, आसानी से उपयोग कर सके। ठीक है। व्यवसाय क्रिया का भाग जिसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है, उद्योग कहलाता है। उद्योग में हमने उत्पादन करना, ये आपको समझा दिया था। कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना, जैसे लोहे से मशीन बनाना, सोना आपको खनिज के रूप में मिला, उससे आभूषण बनाना, ये सभी उद्योग है। उपयोगिता में वृद्धि करना, मतलब उस जो भी इस तरह की क्रिया करना जिससे उसे और अधिक उपयोगी बनाया जा सके, और अधिक यूजफुल बनाया जा सके। जैसे कि आपका लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। अब लकड़ी पे तो कोई बैठता नहीं है, लेकिन फर्नीचर पे हम सब क्या होते हैं, आसानी से बैठते हैं। तो इसे क्या, इसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना। कास्टिक सोडे से साबुन बनाना। ठीक है। साबुन से हम सभी नहाते हैं, लेकिन कास्टिक सोडे से कोई नहीं नहाता है। तो ये तो इसको हम उसको और अधिक क्या करते हैं, उसमें उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर देते हैं। ये उद्योग का काम है। विक्रय योग बनाने की मतलब एक वस्तु है तो उसको इस तरह से उसको सेलेबल बना देना ताकि वो ताकि उसका विक्रय हो सके। तो ये उद्योग के अंतर्गत आती है। और उद्योग कैसा है, कला और विज्ञान दोनों है। फिर हमने आगे पढ़ा था उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा है। प्राथमिक उद्योग, द्वितीय माध्यमिक उद्योग और तृतीय उद्योग। फिर हमने प्राथमिक उद्योग में आपको मैंने बताया था कि जो भी हम भूगर्भ से या जो भी निष्कर्षण का कार्य किया जाता है, ठीक है, या पुनरुत्पादन का काम किया जाता है, या पशु और वनस्पति के विकास में काम किया जाता है, ये सभी प्राथमिक उद्योग के अंदर आते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था क्लास नंबर 3 में कि कृषि, पशुपालन, खान खोदना, ये इसके एग्जाम्पल पर यहाँ से क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा टॉपिक, उसमें वेरी वेरी एमपी लगवाया था, याद होना चाहिए। ठीक है। तो प्राथमिक उद्योग को निष्कर्षण उद्योग और जन्य उद्योग बताया था। निष्कर्षण उद्योग में क्या होता है, भूगर्भ से या समुद्र से जो भी पदार्थ है उनको निकालने का काम निष्कर्षण में किया जाता है। यहाँ हम फास्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब कवर करवाया जा चुका है। जन्य उद्योग में क्या हो जाता है कि जो भी आपके उन्नत बीजों का निर्माण करना या पशुओं की नस्ल का सुधार करना, ताकि क्या हो, उनका प्रजनन करा के या उनकी नस्ल में सुधार करके, जैसे दूध को बढ़ाना। ठीक है। या फिर जो बीज है, बीज में मतलब और अधिक उसको अच्छा बनाना, बीज को उसका संवर्धन करना। इससे क्या होता है, बीजों को उन्नत बनाने से या पशुओं की नस्ल को सुधारने से सुधारना, ये सभी काम किसमें किए जाते हैं, जन्युक उद्योग में किया जाते हैं। निष्कर्षण उद्योग में क्या होता है, हम निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं, भूगर्भों से या समुद्र तल से, वन से वस्तुओं को निकाला जाता है। ठीक है। तो ये निष्कर्षण उद्योग में आता है। याद होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। ठीक है। क्लास नंबर सीरियल में देखिएगा 1 2 3, फिर 4 देखिएगा। ठीक है। जन्युक उद्योग में भी आपको पता है उन्नत बीजों का निर्माण करना। ठीक है। और सबके एग्जाम्पल याद होना चाहिए आपको। जो आपका द्वितीयक उद्योग है या माध्यमिक उद्योग है, इसमें क्या होता है, प्राथमिक उद्योग में जो आपको वस्तु निकाली गई है, जैसे कि मान लेते हैं लोहा निकाला, तो ये प्राथमिक उद्योग है। लेकिन द्वितीयक उद्योग में क्या आ जाता है, उससे स्टील का निर्माण करना, उससे मशीन का निर्माण करना, तो ये द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत आ जाता है। फिर द्वितीयक उद्योग को भी आगे हमने विभक्त किया है, कितने, उसको 2 पार्ट में बांटा है। एक तो विनिर्माण उद्योग के रूप में बांटा है, और एक रचनात्मक या निर्माण के रूप में बांटा है। ठीक है। विनिर्माण में क्या होता है, कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल को निर्मित माल में बदला जाता है, जैसे कि चमड़े से जूते बनाना, जूट से थैले बनाना। ठीक है। ये सभी इसमें हमने कवर किया था। इसको भी फिर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो वो क्या थे, विश्लेषणात्मक उद्योग, एक ही सामग्री निकाल के उससे अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं, जैसे खनिज तेल से केरोसिन, डीजल और पेट्रोल निकालना। कृत्रिम उद्योग में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों को मिलाकर
एक नई वस्तु बनाई जाती है, इसलिए इसे कृत्रिम उद्योग या संश्लेषणात्मक उद्योग भी कहा जाता है। जैसे कि चूना, पत्थर और जिप्सम को मिलाकर सीमेंट बनाना, ये याद होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सीमेंट बनाना किसका उदाहरण है, इस तरह से पूछा जाएगा और आपको ऑप्शन में चारों दे दिए जाएंगे। विश्लेषणात्मक उद्योग है, कृत्रिम उद्योग है, प्रक्रिया उद्योग है, संयोजन उद्योग है। अगर आपने इसे कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा तो वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इसका रिविजन करा रहा हूँ, ठीक है। फिर प्रक्रिया उद्योग क्या हो जाता है कि एक मतलब कोई भी हमारे पास कच्चा माल है उसको एक क्रमिक रूप से, मतलब एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, इस तरह के से उसे वो प्रोसेस करना ताकि वो पक्के माल में परिवर्तित हो जाए, इसे प्रक्रिया उद्योग कहते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कि गन्ने से गुड़ और चीनी बनाना, कपास से कपड़े बनाना, दूध से मक्खन बनाना। आपके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगेन आईएमपी बोल रहा हूँ, पूछ लेंगे आपसे दूध से मक्खन निकालना किस उद्योग का उदाहरण है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संयोजन उद्योग पे। संयोजन मतलब असेंबलिंग, जैसे कि इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको बस वाला, कि जैसे एक बस है तो उसकी पूरी स्टील की बॉडी, उसमें सीट, उसमें कांच, उसके अंदर टायर, उसका चेचिस, उसका जो उसका इंजन है, ये सभी चीज अलग अलग आपकी बनी और आके जोड़ दी गई और उसको कंप्लीट क्या नाम दे दिया गया, बस। तो ये जब कार्य किए जाते हैं तो उसको संयोजन उद्योग या असेंबली इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। ये चार मुख्य थे। एकीकरण उद्योग को अलग से डिफाइन करा है, इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एकीकरण उद्योग में दो के गुण होते हैं, एक तो प्रक्रिया उद्योग के और संयोजन उद्योग के। पूछ लेगा एकीकरण उद्योग में शामिल है, ऑप्शन ए प्रक्रिया उद्योग, ऑप्शन बी संयोजन उद्योग, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी को, कि प्रक्रिया उद्योग भी है, संयोजन उद्योग भी है। तो आपको याद होना चाहिए कि एकीकरण उद्योग में जो इंटीग्रेशन है, इसमें प्रक्रिया और संयोजन उद्योग दोनों के गुण होते हैं, याद होना चाहिए। इस पे एमसीक्यू बन सकता है। ये बहुत मोस्ट टाइम पे मैंने आपको टिक करवाया था, ये टॉपिक पूरा ही उद्योगों का जो श्रेणियों में विभाजित है मोस्ट टाइम पे मार्क कराया था, इसीलिए आज फिर रिवीजन करा दिया है। एक बार और रिवीजन करा दूंगा आपको ताकि ये याद होना चाहिए। इसके उदाहरण पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत कम चांसेस है कि थ्योरी से क्वेश्चन उठाए, वो उदाहरण पे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। और अगर थ्योरी से क्वेश्चन बनाएगा तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ा दिए। एकीकरण उद्योग समझ में आ गया कि जैसे प्रक्रिया में क्या हो जाते हैं कि हम एक प्रक्रिया के द्वारा, मतलब एक प्रक्रिया क्रमिक रूप से चलती रहती है और उससे पक्के माल का निर्माण करते हैं। और संयोजन में क्या करते थे, जोड़ देते हैं, अलग अलग हमने प्रोडक्ट का निर्माण करा और उन्हें लाके जोड़ दिया, ये संयोजन है। लेकिन जो एकीकरण है इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे फर्नीचर बनाने में लकड़ी लाए, ठीक है, लकड़ी से फर्नीचर बनाया, मतलब लकड़ी लाए, काटी, घिसी, तो क्रमिक रूप से और फिर फर्नीचर बना। लेकिन उसके अंदर हमने लोहे की कुछ सामान उसमें अंदर कुछ, उसके अंदर पाइप लगा दिया, कुछ स्टील लगा दिया उसकी, तो ये दोनों का जो मतलब कॉम्बिनेशन बिठा दिया, असेंबल कर दिया, उसके अंदर लोहे की कुछ चीजें, स्किल की कुछ चीजें ऐड कर दी, तो फिर क्या हो गया, वो एकीकरण उद्योग हो गया, ठीक है। तो याद होना चाहिए आपको। रचनात्मक या निर्माण उद्योग क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया था यहाँ पर। जैसे कि भवन बनाना, ये निर्माण में कंस्ट्रक्शन, आप सबको पता है कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे बांध बनाना, बहुमंजिला भवन बनाना, पुल, सड़क, सुरंग बनाना, ये सभी निर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसे रचनात्मक उद्योग भी कहा जाता है। ये नाम भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ये नाम भी याद होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों को कंस्ट्रक्शन चल जाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम दो ही नाम याद रखें, रचनात्मक, क्योंकि वो ऑप्शन में सामान्यतः रचनात्मक देगा। और अगर वो निर्माण देगा तो फिर उसके साथ क्या दे देगा, ऑप्शन में एक और विनिर्माण। तो फिर वहां आपको विनिर्माण और निर्माण में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है, इसमें कच्चा माल या अर्ध निर्मित माल को निर्मित माल में बदल दे। लेकिन जो निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर, जैसे आप सबको पता है कंस्ट्रक्शन साइट से, ये शब्द आप सभी ने सुन रखा होगा, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। तो यही भवन बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, कुछ बांध बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस ये रखना आप, कि निर्माण को कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, विनिर्माण को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पूरा रिवाइज करा दिया। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट एमपी से भी मार्क कर लेना आप। मेक इन इंडिया, ठीक है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है, निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, किसे, निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एक योजना लेकर आई है। अब इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएगा कि भैया मेक इन इंडिया किससे संबंधित है, तो निर्माण से संबंधित योजना है, ठीक है। और ये कब लॉन्च की गई, सबसे आपसे अगर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस पे पूछा जाएगा, मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया मेक इन इंडिया योजना है जो किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शन में टिक कर आना, क्या टिक करके आना है कि निर्माण से संबंधित योजना है। कब लॉन्च की गई थी, 25 सितंबर 2014 को। तो अब जो देखिए 25 सितंबर 2014 जीएस का क्वेश्चन है। जीएस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि मेक इन इंडिया
जो योजना है इसे कब लॉन्च किया गया था, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर जो जीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डेट पे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर जीएस का क्वेश्चन आएगा तो वो डेट पर आएगा। मेक इन इंडिया जो भारत सरकार की योजना है इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 25 सितंबर 2014 को। लेकिन जब अगर मेक इन इंडिया मैनेजमेंट में आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है या किस चीज़ को प्रोत्साहित करती है, तो निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है, ठीक है। मेक इन इंडिया पहल के मुख्य उद्देश्यों में अर्थव्यवस्था के 25 चयनित क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। और इसमें कितने एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये कि इसके अंदर कितने क्षेत्रों को चुना गया है, तो आपको पता होना चाहिए 25 एडवांस लेवल का है ये, ठीक है। इस बार हमको पूरा कवर करना पड़ेगा, हमको बेसिक भी कवर करना पड़ेगा, एडवांस भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर किस पैटर्न पे आएगा ये पेपर आने के बाद ही हमें पता लगेगा, इसलिए हमको पूरा कवर करके जाना है, बेसिक विथ एडवांस, ठीक है। तो आपको साथ ही साथ पढ़ना पड़ेगा। तो 25 चयनित क्षेत्रों में, ठीक है। तो आपसे क्या मेक इन इंडिया में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है, तो निर्माण से संबंधित योजना है। निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए योजना लाई गई है, भारत सरकार लेकर आई है। कब लेकर आई है, तो 25 सितंबर 2014 को लेकर आई है। इसमें कितने चयनित क्षेत्र हैं, तो 25 है। तृतीयक उद्योग पे सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी मार्क करवाया था, तब भी मैंने अभी फिर करा रहा हूँ। इस पे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा गया है अन्य एग्जामों में ये बीमा पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक बीमा कंपनी के द्वारा सेवाएं प्रदान करना किस उद्योग के अंतर्गत आती है, ऑप्शन होता है बीमा उद्योग, बीमा कंपनी के द्वारा, या कई बार किसी का नाम भी दिया जाता है कि जीवन बीमा कंपनी के द्वारा बीमे की सेवाएं दी जाती है, तो ये किस उद्योग के अंतर्गत आती है, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग, इनमें से कोई नहीं, तो आप किसको टिक करेंगे, तृतीयक उद्योग को करेंगे। तृतीयक उद्योग को सेवा उद्योग भी कहा जाता है, मैंने आपको आईएमपी मार्क कराया था। पूरा हम पढ़ चुके हैं चैप्टर, इसकी क्लास नंबर 3 में, अगर आपने वो वॉच नहीं की हो तो आप वॉच कर लेना। फिर ये हम पूरा डायग्राम कवर कर चुके थे। उद्योग में प्राथमिक उद्योग में निष्कर्षण उद्योग, जननिक उद्योग, निष्कर्षण वही निकालना, जननिक का मतलब होता है कुछ उसके पशुओं की नस्ल सुधार करना या उन्नत बीज बनाना, ताकि ये उत्पादन को बढ़ाया जा सके, उन्नत बीज करना, तो ये दोनों हो जाते हैं प्राथमिक उद्योग में। द्वितीयक उद्योग में विनिर्माण आ जाता है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग होता है। रचनात्मक उद्योग या निर्माण उद्योग कंस्ट्रक्शन होता है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में कच्चे माल को या अर्धनिर्मित माल को निर्मित माल में बदला जाता है। इसमें भी इसको कैटेगराइज किया है मुख्य रूप से 4 भागों में, ये 4 में, ठीक है। एकीकरण इन दोनों का ही इसमें गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको कैटेगराइज उसमें नहीं किया जाता है, इसलिए मुख्य रूप से विनिर्माण के 4 बताए हैं, ठीक है। तो विश्लेषणात्मक उद्योग, अगेन मैं सब याद दिला रहा हूँ आपको, विश्लेषणात्मक में एक ही प्रोडक्ट है उससे और उत्पाद निकाले जाते हैं, जैसे कि खनिज तेल से आपका केरोसिन, पेट्रोल निकलना, ये विश्लेषणात्मक उद्योग है आपका। कृत्रिम उद्योग आपको मैं समझा चुका था, प्रक्रिया उद्योग भी मैं आपको समझा चुका था, ठीक है। और संयोजन उद्योग भी असेंबलिंग वाला बता रखा था, वो बस वाला एग्जाम्पल है इसके अंदर, ठीक है। प्रक्रिया में वो गुड़ वाला एग्जाम्पल है कि आपने क्या हुआ, गन्ने से फिर गुड़ बनाया और चीनी बनाई, ये प्रक्रिया उद्योग हो जाता है। कृत्रिम उद्योग में मैंने आपको सीमेंट का एग्जाम्पल दिया था। सीमेंट क्या होती है, वही चूना पत्थर को मिलाकर, जिप्सम को मिलाकर सीमेंट बनाना कृत्रिम उद्योग है। इसका एक और नाम क्या है, संश्लेषणात्मक भी नाम है, ठीक है। रचना, ठीक है। तो ये पूरा कवर करा था। तृतीयक उद्योग को सेवा उद्योग भी कहा जाता है, मोस्ट आईएमपी है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तक हम कवर कर चुके थे, ठीक है। तो हमारे जो क्लास नंबर 1 में मैंने आपको सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, क्लास नंबर 2 का भी आज हम रिवीजन कर चुके हैं, क्लास नंबर 3 का भी हम रिवीजन कर चुके हैं। साथ ही कुछ नए पॉइंट थे, उन्हें एक बार और मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं आपको एक बार और इन पॉइंट्स को बता देता हूँ। फिर चलेंगे हम आज के हमारे टॉपिक पर। एक बार देखिए क्या क्या पॉइंट थे इसके अंदर, कौन कौन से नए पॉइंट ऐड हुए थे। एक तो ये वाला नया पॉइंट ऐड है कि व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति व्यस्त रहने से हुई है, तो ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये सब हम कवर कर चुके थे उसी क्लास में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स भी हम सब कवर कर चुके थे उसी क्लास में। इसके अंदर यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड हुआ है आर्थिक के अंदर, एक तो इनोवेशन वाला पॉइंट ऐड करा है,
और एक आपका मार्केट पोजीशन, और दोनों पे ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछने के बहुत अधिक चांसेस है, इसलिए दोनों को मोस्ट आईएमपी मार्क कर लेना, एक तो इनोवेशन और एक मार्केट पोजीशन, और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। फिर आपका सामाजिक उद्देश्य में ये वाला पॉइंट नया ऐड करा है, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन के चांसेस है सीएसआर का फुल फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा सेक्शन 135 पे पूछा जाएगा कि सीएसआर को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन क्या है कंपनी अधिनियम का, तो 135। फिर ये कितने परसेंट सीएसआर का खर्च करना है, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ 2% पे बनता है, ये वाला है। चौथा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीएसआर एक्टिविटी जो क्रिया है उनको कहाँ डिफाइन किया, कौन से शेड्यूल में, कौन सी अनुसूची में है कंपनी अधिनियम के, तो 7वें में। या आपको पूरे के पूरे चारों पांचों कॉन्सेप्ट है अच्छे से पता होना चाहिए, और इस पर डिटेल में हम बात चैप्टर जो 7 है आपका व्यवसाय का सामाजिक दायित्व उसमें पढ़ेंगे और डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को, और ठीक है। फिर ये पूरा हमने उसी क्लास में इतना सब कुछ कवर कर लिया था, और जो जो नए पॉइंट एट है वो आज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। व्यवसाय के वर्गीकरण में हम उद्योग को बहुत अच्छे से कवर कर चुके थे, ठीक है। कुछ नए पॉइंट्स थे वो मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पर कर चुका हूँ आज के, ये पूरा रिवीजन करा दिया। मोस्ट आईएमपी मार्क कर लेना उद्योगों के प्रकार को, और इसके जो ये निष्कर्षण है, जन्निक है, विनिर्माण, फिर इसके चारों भाग, विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रिया और संयोजन, ये भी अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ये सब मैंने उसी क्लास में आपको कवर करा दिया था, एकीकरण भी वहीं कवर करा दिया था, रचनात्मक भी। मेक इन इंडिया वाला पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नया पॉइंट है, ये उस क्लास में कवर नहीं हुआ था, तो ये यहाँ कवर करा दिया है आपको, ठीक है। और तृतीय क्या, सेवा उद्योग, और ये फिर पूरा डायग्राम उस दिन भी समझा दिया था, अगेन अभी रिवाइज करा दिया है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिवीजन नहीं लेकर आएंगे, डायरेक्ट हम वाणिज्य पे बात करेंगे, ठीक है। और वाणिज्य पर यह बात करेंगे, लेकिन इससे पहले वाणिज्य क्या होता है यहाँ थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम इसके डायग्राम को समझ लें, ताकि डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डायग्राम याद होगा तो जब इसकी थ्योरी आपको समझाई जाएगी तो आप वो लिंक कर पाएंगे कि कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप वाणिज्य में अंदर क्या होता है, वाणिज्य में बस आप इतना समझ लीजिए कि देखिए उद्योग में क्या बताया था मैंने आपको, उद्योग का काम क्या, उत्पादन करना। तो उद्योग में तो उत्पादन का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ वही बात की जाती है, उत्पादन के बाद, उत्पादन के बाद और उपभोक्ता तक पहुंचाना, मतलब उत्पादन का काम तो उद्योग में ही हो गया था, तो उसके पश्चात उत्पादन होने के पश्चात और उपभोक्ता तक पहुंचाना, मतलब उत्पादन के पश्चात से प्रारंभ होता है और उपभोक्ता तक वस्तु पहुंच जाए तब ये खत्म हो जाता है। इस पूरी एक्टिविटी को वाणिज्य कहा जाता है। वाणिज्य दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक व्यापार और एक व्यापार की सहायक क्रिया। तो हम इस पर पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में कवर करेंगे टॉपिक को। जो आपका टॉपिक है ये वाला, रिवीजन में कुछ पॉइंट नए ऐड थे तो इसलिए रिवीजन अच्छे से आपको करा दिया गया है, आपको वाकई इंपॉर्टेंट भी था। व्यवसाय के वर्गीकरण, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इसलिए उनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भी उसका बार बार रिवीजन करेंगे। वाणिज्य का वर्गीकरण कवर करने से पहले हम बात करते हैं उस चार्ट पर, ठीक है। तो अभी हम ये देखिए वाणिज्य आपको समझ में आ गया होगा, अभी मैं इस पर डिटेल पढ़ेंगे, हम पूरा पढ़ेंगे वाणिज्य। देखिए वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है, व्यापार क्या होता है, फिर व्यापार के अंदर उसकी विशेषताओं पे भी हम बात करेंगे, वाणिज्य की क्या विशेषताएं हैं। फिर हम बात करेंगे कि व्यापार व्यापार क्या होता है, व्यापार की विशेषताएं क्या है, ठीक है। और इस पूरे डायग्राम को फिर समझेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ लेकिन फिर इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर व्यापार के भेद पूरे समझना है, तो देसी व्यापार में क्या अंतर आता है, विदेशी व्यापार में क्या आता है, फिर मात्रा के आधार पर व्यापार में जैसे थोक व्यापार, फुटकर व्यापार हो जाते हैं, तो क्षेत्र के आधार पर आपका स्थानीय हो जाता है, राज्य हो जाता है, और या प्रांतीय हो जाता है, और फिर हो जाता है अंतर राज्य हो जाता है। तो ये सभी देसी व्यापार के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जब विदेशी व्यापार की बात करें तो वहाँ पर आपका आयात आ जाता है, निर्यात आ जाता है, और पुनर्निर्यात आ जाता है। तो इस तरह ये वीडियो पे हम जब बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, उसमें कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो भी हम बात करेंगे। और व्यापार की फिर सहायक क्रिया के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो व्यापार की सहायक क्रिया के अंदर आपका बैंकिंग आ जाता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन परिवहन आ जाता है, आपका बीमा आ जाता है, विज्ञापन आ जाता है, आपका पैकिंग आ जाता है, वेयर हाउसिंग आपका आ जाता है, और जो भी अन्य सर्विसेज होती हैं, चाहे आप किसी कर सलाहकार से किसी प्रकार की कोई सलाह लें, या आप जैसे कंपनी से रिलेटेड आप कोई भी जैसे कंपनी है, कंपनी में अगर किसी भी प्रकार का जो भी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी है, तो कंपनी के जो भी कंप्लायंसेस होते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी देखता है। तो उस कंपनी सेक्रेटरी से जो भी आप सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि हर साल आपकी जो बैलेंस शीट है या आपकी जो आपके अकाउंट्स हैं वो
किसको, आरओसी को सबमिट करना होता है, तो कंपनी सेक्रेटरी एम्स की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उस पर सबमिट करता है। तो जो अगर आप कंपनी सेक्रेटरी से सर्विसेज ले रहे हो, या आप चार्टेड अकाउंटेंट सीए से सर्विस ले रहे हो, या वकील से सर्विसेज ले रहे हो, तो ये भी व्यापार की सहायक क्रियाओं के अंतर्गत आती है और अन्य सेवाओं में कैटेगराइज होती है। तो ये भी हम कवर करेंगे। अभी हम डायग्राम पढ़ेंगे पूरा अच्छे से और आपको याद होना चाहिए, तब वो फिर डिटेल पे आएंगे। तो बैंकिंग को पूरा समझेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है इसे भी समझेंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसे समझना इंपॉर्टेंट है। फिर हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, आपका इंश्योरेंस क्या होता है, वेयर हाउसिंग क्या होती है आपकी, वेयर हाउसिंग आपको पता है, ठीक है, और पैकेजिंग, और फिर एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, और ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है यहाँ पे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। लेकिन जो इसका चैप्टर 12 है वहाँ पर हम स्टॉक एक्सचेंज पे अगेन डिटेल में बात करेंगे। यहाँ हमने शॉर्ट में समझा, लेकिन वहाँ हम डिटेल में स्टॉक एक्सचेंज को समझेंगे, प्राइमरी मार्केट को समझेंगे, सेकेंडरी मार्केट को समझेंगे, आपका प्राथमिक बाजार क्या होता है, द्वितीयक बाजार क्या होता है, पूंजी, आपका पूंजी बाजार क्या होता है, ये सब वहाँ पर हम समझेंगे। आपका स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज का अधिनियम कौन सा है, इसको कब संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसका मुख्यालय कौन कहाँ है, तो वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है। तो ये सभी हम स्टॉक एक्सचेंज का उस जब चैप्टर 12 पढ़ेंगे वहां पर स्टॉक एक्सचेंज को डिटेल में बात करेंगे, और अदर सर्विसेज। तो इस तरह से ये आपका पूरा के पूरा 1 से 2 वीडियो इस पर आएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अब इस डायग्राम को। क्यों ये डायग्राम आपको पहले से ही याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डायग्राम पहले से आपको याद रहेगा, डायग्राम में ओपन कर लेता हूँ 1 मिनट, ये रहा। अब बात करते हैं इस डायग्राम पर, आपको ये डायग्राम पूरा अच्छे से अभी याद, केवल आपको इतना इतना तो पता हो एटलीस्ट कि देसी में क्या आता है, विदेशी में क्या आता है। क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ने अगर डायरेक्ट लग जाएंगे तो आपको फिर मैं आयत समझा दूंगा, लेकिन आपको जल्दी से यही समझ में नहीं आएगा कि आयत देसी में लेना है या विदेशी में कैटेगराइज करना है। तो अभी हम इस चार्ट को समझ रहे हैं, फिर ये चार्ट आपको याद कर लेना है, फिर हम अगेन इसकी थ्योरी समझेंगे, फिर थ्योरी समझने के बाद वापस इस चार्ट पर आएंगे। क्यों, क्योंकि ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं व्यवसाय के वर्गीकरण। उद्योग हमने कवर कर लिया था क्लास नंबर 3 में, उद्योग कब कंप्लीट कर लिया था, तो उद्योग को देख लेते हैं। अब बस मैं आपको नाम नंबर देखो, उद्योग, उद्योग में हमने क्या पढ़ा था, प्राथमिक उद्योग। ठीक है, अब प्राथमिक उद्योग क्या होता है आपको आपको मैंने समझा दिया था प्राथमिक उद्योग, अभी रिवीजन भी कराया है आपका प्राथमिक उद्योग। तो देखिए प्राथमिक उद्योग को 2 भागों में बांटा है, निष्कर्षण और जननी में। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है, ऑप्शन ए निष्कर्षण, ऑप्शन बी जन्य, ऑप्शन सी दोनों इन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों। फिर आ जाता है द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग का एक और नाम क्या है, माध्यमिक उद्योग। ठीक है, तो अब द्वितीयक उद्योग को भी 2 भाग में बांटा है क्या बांटा है, विनिर्माण में और रचनात्मक या निर्माण में। तो विनिर्माण क्या होता है, विनिर्माण को इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, लेकिन रचनात्मक को कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या था, थ्योरी आपको अभी समझाई थी, याद आ गई होगी, नहीं याद आई तो क्या है, वही कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल को क्या करना, पक्के माल में बनाना। लेकिन रचनात्मक या निर्माण काम में क्या बनाते हैं, जैसे कि आपका भवन निर्माण, पुल बनाना, ये आ जाता है। फिर निर्माण को कितने कितने उसके वो मुख्य भाग थे, 4 थे। विश्लेषणात्मक था, कृत्रिम था, प्रक्रिया था, संयोजन था। विश्लेषणात्मक वही आपका वो खनिज तेल से आपका पेट्रोल डीजल निकालना विश्लेषणात्मक है। कृत्रिम क्या, चूना पत्थर और जिप्सम को मिला के सीमेंट बनाना आपका कृत्रिम है। प्रक्रिया क्या हो जाती है, वही एक एक के बाद एक क्रमिक रूप से प्रक्रिया करना। जैसे सबसे पहले गन्ना हमने क्या करा, फसल बोई, गन्ना उगाया, गन्ना बना, गन्ने से फिर उसको प्रोसेस करा, गुड़ बनाया, चीनी बनाई, तो ये प्रक्रिया उद्योग हो गया। संयोजन उद्योग क्या हो जाता है, वही बस वाला एग्जाम्पल आपका क्या था कि बस के वो पूरा उसकी बॉडी, उसका स्टेयरिंग, उसकी सीट्स, उसके वो जो पूरी तरह विंडो लग जाती है, उसका जो कांच है, उसके बाद उसकी जो एसेसरीज हो जाती है, उसका टायर हो जाता है, उन सभी जो उत्पाद है उन जो ये सब अलग अलग बने हैं, टायर अलग बना, उसकी बॉडी अलग बनी, कांच अलग बने, फिर आके पूरे के पूरे उन वो अलग अलग उत्पादों को हमने क्या करा, जोड़ दिया, संयोजित कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपका असेंबलिंग हो जाता है, संयोजन हो जाता है। और प्रक्रिया और संयोजन दोनों के गुण किस में पाए जाते हैं, दोनों के गुण एकीकरण में पाए जाते हैं। ठीक है, एकीकरण वही लकड़ी से फर्नीचर बनाना, फिर उसके अंदर स्टील की कुछ चीजें एड ऑन कर देना। जैसे कि अगर आपने कोई पुराना फर्नीचर देखा होगा तो उसके अंदर लकड़ी मतलब आपका वो कुशन वगैरह होता है, और उसमें बैठने के लिए कुशन रहता है, फिर लकड़ी से चारों ओर पाए होते हैं, और कई बार उसका जो हैंडल जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है स्टील वाला, वो जोड़ दिया जाता है हाथ रखने के लिए। ठीक है, तो ये एकीकरण उद्योग हो गया।
ठीक है। तो ये पूरा के पूरा हम कवर कर चुके थे डिटेल में, ठीक है। क्लास नंबर 2 क्लास नंबर 3 अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो सेवा उद्योग किस उद्योग को कहा जाता है, तृतीयक उद्योग को कहा जाता है मोस्ट आईएमपी। तो ये उद्योग हम पूरा कवर कर चुके थे क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 में। क्लास नंबर 4 में हमने पूरा अच्छे से इस उद्योग का रिवीजन कर लिया, ठीक है, क्लास नंबर 4 में। और आज क्लास नंबर इस 4 में ही आपको ये पूरा डायग्राम भी आपको याद कराया जा रहा है। अगला जो वीडियो होगा क्लास नंबर 5, उसमें हम वाणिज्य में डिटेल में बात करेंगे। वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य की विशेषताएं, व्यापार क्या होती है, व्यापार की विशेषताएं, ठीक है, व्यापार के प्रकार, ठीक है। और फिर वाणिज्य दो चीजों से दो क्रियाओं से मिलकर बनता है, एक व्यापार और व्यापार की अनुषंगी क्रियाओं से, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वाणिज्य। वाणिज्य में है व्यापार। वाणिज्य दो दो एक्टिविटी या दो क्रियाएं वाणिज्य में सम्मिलित होती है, एक तो व्यापार की और व्यापार की अनुषंगी सहायक क्रिया होती है, मतलब, ठीक है, इसकी सहायक क्रिया हो जाती है। तो अब बात करते हैं व्यापार। व्यापार भी को भी दो भागों में बांटा है। एक होता है देशी व्यापार, मतलब हमारे देश के अंदर ही हो रहा है व्यापार, इसलिए इसको देश के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक व्यापार भी कहा जाता है। विदेशी व्यापार मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, इसलिए इसे विदेशी व्यापार कहते हैं। और ये देश के बाहर होता है, इसलिए इसे बाह्य बोलते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय भी क्यों कहा जाता है, दो या दो से ज्यादा राष्ट्र होते हैं, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो व्यापार को दो भागों में बांटा है, पूरी डिटेल में थ्योरी भी पढ़ेंगे, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। अब देशी व्यापार को फिर आगे दो भागों में बांटा है, मात्रा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। फिर मात्रा की बात करें तो मात्रा मतलब क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी। तो थोक में क्या होती है, ज्यादा क्वांटिटी में हम परचेस करते हैं, लेकिन फुटकर में हम क्या करते हैं, कम मात्रा में परचेस करते हैं, तो ये फुटकर हो जाता है। तो थोक व्यापार हो जाता है आपका, होलसेल हो जाता है, और फुटकर रिटेल हो जाता है, ठीक है। फिर हो जाता है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र मतलब वही एरिया, कि जैसे स्थानीय मतलब आसपास लोकल, लेकिन प्रांतीय मतलब आपके ही राज्य के अंदर। और ये लिखा है, अब कहीं कहीं फॉन्ट थोड़ा छोटा है ताकि ये आपको एक ही पेज पे पूरा हो जाए, डायग्राम आ जाए। और एक बात और मैं आपको बताऊं, देखिए ये सब जो आप डायग्राम्स वगैरह देख रहे हैं, ये हमें कंटेंट राइटर के साथ मैं खुद बैठता हूँ, और फिर जो जो चीज़ें ऐड होना चाहिए वो मैं ऐड कराता हूँ। इसलिए ही जैसे अभी हम आपको बोल रहे हैं कि पूरा कंटेंट बनता है, कंटेंट ये जो आप देख रहे हैं पीडीएफ ये बनता है, इसके बाद क्लासेस रिकॉर्ड होती है और फिर आपको मिलती हैं। तो अगर थोड़ा सा क्लासेस अगर लेट हो जाती हैं तो आप इसे टेंशन वगैरह ना लें, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेगी। और आपका जो फरवरी में तक आपका पूरा सिलेबस अच्छी तरह, जिस तरह से हम अभी पढ़ रहे हैं इसी तरह से पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट भी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए फिर क्षेत्र के आधार पर मतलब एरिया के हिसाब से स्थानीय मतलब वो आपके एक छोटे से, जैसे कि आपके शहर में इंदौर में ही या कोई छोटा गांव है उसके अंदर व्यापार होना, तो ये स्थानीय हो जाता है। प्रांतीय मतलब हो जाता है या राज्य के अंदर हो जाता है, ठीक है, ये राज्य है। ओके। तो ये प्रांतीय राज्य मतलब जैसे मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर जैसे 52 जिले हैं, तो इन 52 जिलों के अंदर ही व्यापार हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर अंदर ही वो पूरा बिजनेस हो रहा है, तो इसे प्रांतीय कहते हैं। लेकिन अंतर प्रांतीय या अंतर राज्य, जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु के बीच में व्यापार हो रहा है, तो ये क्या है, ये देश की सीमा के अंदर ही तो है। मध्य प्रदेश भी देश के अंदर है, महाराष्ट्र भी देश के अंदर है, गुजरात भी देश के अंदर है, तो इसीलिए देश के अंदर इसलिए इसको देशी व्यापार बोलते हैं, और देश की सीमाओं के अंदर इसलिए से आंतरिक भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार की। तो विदेशी व्यापार क्या होता है, देखिए विदेशी मतलब वही जो देश के बाहर है, इसलिए उसको विदेश बोल दिया। और ये सीमाओं से बाहर है, इसलिए से बाह्य कहा जाता है। दो या जो दो से ज्यादा राष्ट्र इन्वॉल्व होते हैं, अंतरराष्ट्रीय इसलिए कहा जाता है। सारे नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसको कितने भाग में बांटा है, फिर 3 भाग में बांट दिया है। इसके अंदर आता है आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात। तो हम डिटेल में तो पढ़ेंगे। आयात मतलब विदेश से मंगा लेना, विदेश से माल को भारत लाना। निर्यात मतलब भारत से माल को विदेश में बेचना। पुनर्निर्यात मतलब क्या होता है, हमने किसी देश से माल खरीदा, अपना नाम वगैरह उस पर लगाया या उसमें कुछ एड ऑन करा, फिर किसी दूसरे देश को बेच दिया, तो ये क्या हो जाता है, पुनर्निर्यात हो जाता है। फिर वाणिज्य दो क्रियाओं से मिलकर बना है, एक तो होता है व्यापार से और एक होता है व्यापार की सहायक क्रियाओं से मिलकर बना है। तो जब बात कर लेते हैं व्यापार की सहायक क्रियाओं पे या उसकी अनुषंगी क्रियाओं पे बात कर लेते हैं, तो उसकी अनुषंगी मतलब उससे ऐसी वो क्रिया है जिसके बिना भैया जो आपका व्यापार है जो और जो वाणिज्य है आपका, जो कॉमर्स का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग, अब मान लो आपको लोन ही ना मिले, लोन नहीं मिले या आपका चेक ही क्लियर नहीं हो, तो क्या एक बिजनेस अच्छे से चल सकता है?
नहीं, तो इसीलिए ये भी इसके लिए मतलब व्यापार के वाणिज्य के अंदर ही व्यापार की सहायक क्रियाएँ भी आती हैं, चाहे फिर बैंकिंग। अब मान लो आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं मिले तो क्या आपका प्रोडक्ट किसी दूसरे राज्य में बिक पाएगा या किसी और क्षेत्र में बिक पाएगा? नहीं, तो इसलिए ये उसकी कैसी क्रिया है? सहायक क्रिया है, संचार, वही कम्युनिकेशन की बात हो जाती है इसके अंदर आपका इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन। आज अमेज़न को देख लीजिए, पूरा वो उसको इस ये जो संचार है, कम्युनिकेशन है, इसका पूरा फ़ायदा वो इंटरनेट के माध्यम से बिज़नेस कर रही है। ई-कॉमर्स कंपनी है अमेज़न, फ्लिपकार्ट। आपका इंश्योरेंस, ठीक है? अब आपको अगर कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं, अब आपने अगर इंश्योरेंस ही नहीं ले रखा है और अगर आपको लॉस हो जाए, तो आप कहाँ से मतलब वो पैसे लाएँगे? तो इसलिए बीमा कराया जाता है ताकि अगर लॉस हो भी जाए, तो बीमा कंपनी से रिकवर हो जाए, ठीक है? उसके बाद फिर आ जाता है आपका भंडार गृह मतलब क्या होता है? वेयर हाउसिंग। जैसे मान लो आप बहुत बड़े किसके विक्रेता हैं? प्याज के। तो अब प्याज का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है। तो अब आपने क्या करा? उन प्याज़ों को स्टोर वेयर हाउस में रखवा दिया, या आप गेहूँ को रखवा दिया, ठीक है? या आप कपड़े हैं, अब कपड़े आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपने कर लिया है। आपको लग रहा है कि ठंड है, स्वेटर की रिक्वायरमेंट बहुत होगी, तो आपने बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में आपने प्रोडक्शन करा लिया स्वेटर का। लेकिन अब आपकी उतनी सेल हो ही नहीं है आपके पास रखने के लिए, प्रीमाइसेस नहीं है, तो आप किसका सहारा लेते हैं? वेयर हाउस का सहारा लेते हैं। तो ये फिर पैकेजिंग, वही आपका जो आपने कोई सा भी प्रोडक्ट देखा हो, वो जो पैकेजिंग होता है, जैसे कि आपने कोकोनट ऑयल जो आता है, पैराशूट का कोकोनट ऑयल, वो जो उसकी बॉटल में आता है, तो ये सब क्या है? ये पैकेजिंग है। विज्ञापन, विज्ञापन को तो आपको इसका एग्जांपल जानते ही हैं, आपको टीवी पे जो ऐड दिखाए जाते हैं, वो सभी व्यापार की सहायक क्रियाएँ हैं। आपको क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का आप ऐड देखते हैं, चाहे वो आपका बॉर्नवीटा का ऐड हो, चाहे हॉर्लिक्स का ऐड हो, या फिर कोई अदर ऐड हो, तो ये सभी आप इनको देखते हैं। और जैसे आपने बच्चों ने बॉर्नवीटा का ऐड देखा, तो बच्चे बॉर्नवीटा माँगने लग जाते हैं। अगर वहीं अगर आप देखो सैमसंग के मोबाइल का ऐड किया जाता है, तो एक यूथ जो होता है, वो सैमसंग का ऐड देखता है या आईफ़ोन का ऐड देखता है और फिर वो उसको उसे परचेज़ करता है। तो ये या आज जो आजकल स्मार्ट वॉचेस आ रही है, उनका भी बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है। तो ऐड होता है, व्यक्ति देखता है और फिर क्या करता है, उसे बाय करता है। तो अगर वो देखेगा ही नहीं, तो बाय होगा नहीं, और बाय होगा नहीं तो प्रॉफ़िट होगा नहीं, और प्रॉफ़िट नहीं होगा तो फिर आप क्या होगा, आपकी जो मार्केट पोजीशन है वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है? और आप क्या होगे, मार्केट में आप टिक ही नहीं पाएँगे। तो ये सभी के सभी टिके हुए हैं। इसीलिए आपको सिलेबस में डिस्क्राइब है, उद्योग पहले दिया है, क्योंकि पहले उद्योग होगा उसके बाद वाणिज्य होगा, ठीक है? और फिर पैसा में आपको प्रोफ़ेशन छोटा टॉपिक है, जल्दी आ जाएगा। फिर स्कंद एवं उपज विपणनी, अब ये भी सहायक क्रिया के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि देखिए जो कंपनियाँ होती हैं, जैसे आज रिलायंस है, तो रिलायंस स्टॉक एक्सचेंज पे एक लिस्टेड कंपनी है, तो उसके आप शेयरों की खरीद सकते हैं, उसके शेयरों को बेच सकते हैं। तो ये उसके शेयरों को खरीदना बेचने का जो कार्य होता है, वो कहाँ से होता है? स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है। और आजकल ये उपज मंडी, ये जो एग्रीकल्चर वाले एक्सचेंज भी आए हैं, कि मतलब यहाँ अनाजों की ऑनलाइन बिक्री होती है। इसलिए ई मंडी भी जो होता है, ये इसी का एग्जांपल है, उपज विपणनी का। जो प्रोड्यूस एक्सचेंज है, इसका एग्जांपल है। अदर सर्विसेज का तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। जैसे वो क्या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कंपनी सेक्रेटरी से, वकील से, या आप किसी अदर प्रकार की सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये सभी व्यापार की अनुषंगिक क्रियाएं हैं। व्यापार की सहायक क्रियाएं, जैसे अगर आप मान लेते हैं, अगर आपकी कंपनी छोटी है, स्मॉल है, तो आप टेली वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं, कॉमर्स का टेली वाला जो वर्ज़न आता है वो यूज़ करते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जो लिस्टेड कंपनियाँ होती हैं, जो तो वो सेप अकाउंटिंग को यूज़ करती हैं, सेप अकाउंटिंग होता है उसे यूज़ करती हैं। तो अगर आप इसकी किसी को, और सेप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 5-5 10 करोड़ के, मतलब आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज़्ड सॉफ्टवेयर बनाया जाता है आपका। और फिर उसके थ्रू आप आपका मतलब सारा जो डेटा मेंटेन करते हैं। तो ये जो आप इसकी सर्विसेज ले रहे हैं, आप सेब की सर्विसेज ले रहे हैं आपके बिजनेस के लिए, तो ये क्या हो गई, ये व्यापार की सहायक क्रियाएं हो गई। तो ये पूरा की पूरा फिर पैसा, ठीक है, प्रोफेशन। तो ये पूरा पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है? फिर हम बात करेंगे इसकी थ्योरी पर, इसकी थ्योरी पे बात करेंगे। वाणिज्य यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कहाँ से पढ़ेंगे? वाणिज्य से। वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य की विशेषताएं पढ़ेंगे हम, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है? जो रिवीजन कराना था क्लास 2 क्लास 3 का रिवीजन करा दिया है। आपको क्या याद रखना है ये भी आपको बता दिया है। ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। अगले एक वीडियो में हम बात करेंगे वाणिज्य पर, वाणिज्य के वर्गीकरण पे बात करेंगे। इसमें हम समझेंगे व्यापार क्या होता है, ठीक है, ट्रेड क्या होता है, फिर व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या क्या होती हैं, ठीक है, व्यापार की विशेषताएं क्या होती है। फिर अगेन ये डायग्राम एक बार और मैं कल फिर आपको समझाऊंगा।
ताकि आप क्या हो, याद हो जाए। फिर देसी व्यापार क्या होते हैं, विदेशी व्यापार पढ़ेंगे। फिर देसी व्यापार के भी हम भागों को पढ़ेंगे, जो मात्रा के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे फुटकर है या थोक है। क्षेत्र के आधार पे बात करेंगे कि स्थानीय है, कि आपका अंतर राज्यीय है या प्रांतीय है, या आपका बाह्य व्यापार है या अंतर्राष्ट्रीय है। तो आपका आयात कर रहे हैं, आप निर्यात कर रहे हैं, पुनः निर्यात कर रहे हैं। और ये भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर व्यापार की सहायक क्रियाओं पे बात करेंगे हम, कि आपकी इसके अंदर आपकी बैंकिंग, परिवहन आ जाता है, आपका विज्ञापन आ जाता है। बैंकिंग, परिवहन, विज्ञापन, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ये सभी आपकी सर्विसेज इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये क्या होती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपको भी इसका नॉलेज है कि बैंकिंग क्या होता है, आपको नॉलेज है। विज्ञापन का नॉलेज है, पैकेजिंग का आपको नॉलेज है, वेयर हाउसिंग का आपको भी नॉलेज है। तो ये हमारे टॉपिक जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा फास्ट कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए मैंने इसे कवर कराया कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं, ठीक है। किस तरह से इन्हें अमाउंट रिसीव होती है, और किस तरह से ये मतलब पैसे को बनाते हैं, और फिर उसे क्या किस तरह से किसको कितना वितरण करते हैं, अपने पास क्या रखते हैं, और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। ये हम इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में बात करेंगे। और फिर परिवहन, संचार, बीमा, आपका वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, विज्ञापन, स्टॉक एक्सचेंज, और आपकी अदर सर्विसेज। और इस तरह फिर आपका जो सिलेबस में अगर आप देखेंगे, सिलेबस देख लेते हैं, वाणिज्य और वाणिज्य का वर्गीकरण। जब हम इतना पढ़ेंगे तब जाके आपका ये वाणिज्य और वाणिज्य का वर्गीकरण कंप्लीट होगा, ठीक।